नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है एसएस एजुकेशन पाठशाला में। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति का लेसन नंबर 5 जन संघर्ष व आंदोलन पढ़ेंगे। यह वीडियो का पार्ट 3 है। वीडियो के पार्ट 2 में हमने बोगीलिया संघर्ष समझा था और वीडियो के पार्ट 1 में हमने नेपाल लोकतंत्र संघर्ष उसको समझा था कि किस प्रकार लोगों ने संघर्ष करके वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को वापस स्थापित किया। आज हम लोकतंत्र संघर्ष को समझेंगे कि लोकतंत्र में संघर्ष किस प्रकार होता है, इसके मुख्य क्या क्या कारण होते हैं संघर्ष होने के। कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में संघर्ष जन संघर्ष या आंदोलन जब चलते हैं जब सरकार गलत योजनाएं लाती है या गलत नीतियां लाती है। जैसे कि अभी अपने भारत देश में किसान आंदोलन चला लगभग 1 डेढ़ साल पहले सरकार सरकार साल 2019 के अंदर एक कृषि कानून लाई थी। अब कृषि कानून लोगों को लगा कि यानी कि मुख्य रूप से किसानों को विशेष रूप से लगा कि वो उनके लिए फायदेमंद नहीं है या उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो सरकार ने क्या लोगों ने क्या किया या किसानों ने मिलकर एक मोर्चा खोला या आंदोलन चलाया। लगभग 1 डेढ़ साल आंदोलन चला। उसके बाद सरकार को वह आंदोलन वापस लेना पड़ा। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश की ये मुख्य विशेषता होती है कि अगर सरकार सरकार कोई गलत कार्य कर रही है, गलत नीतियाँ बना रही है, तो जनता उस पर सरकार पर दबाव डाल के उन कानूनों को या नीतियों को वापस लेने के लिए सरकार से कह सकती है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, तो क्या होगा कि लोग उस सरकार को अगली अगली बार वोट नहीं देंगे और उस सरकार वैसे भी नहीं बनेगी। तो देखते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जन संघर्ष या आंदोलन आंदोलन किस लिए चल सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर एक, सरकार की गलत नीति निर्माण के कारण। यानी कि सरकार कोई ऐसी योजना ऐसी नीति ला दे कि जिससे कि लोगों को लगे कि इससे उनको नुकसान हो सकता है या उनके लिए फायदे में नहीं है। जैसे किसान आंदोलन था, उस फायदे में नहीं था। सरकार ने गलत नीतियां बनाई, गलत योजना बनाई। नंबर दो देखते हैं, देश में आंतरिक और बाह्य सुरक्षा न करने के कारण। यानी कि देश की जनता को लग जाए जैसे कि भाई सरकार, जैसे कि मान लो बीजेपी सरकार वर्तमान में, और देश में कभी कहीं दंगे छिड़ रहे हैं, कभी कहीं कहीं आतंकवादी दंगा कर रहे हैं, या कभी देश पर कोई मान लो कभी जो अपनी सरहद है उस पर कभी चाइना अटैक करता है, कभी पाकिस्तान करता है, तो लोगों को इस विश्वास हो जाएगा कि देश आंतरिक और बाहर से सुरक्षित नहीं है। यानी कि यह सरकार देश में शांति व्यवस्था कायम रखने में सफल नहीं हो पा रही है। तो क्या होगा कि उस सरकार को हटाने के लिए लोग मोर्चा खोल देंगे या जन संघर्ष या आंदोलन शुरू कर देंगे। और देखते हैं कि इस जन संघर्ष का और क्या फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। कुछ फायदे भी हो सकते हैं, लेकिन अब और देखते हैं कि को मजबूत करने के लिए भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी लोग ये आंदोलन छेड़ देते हैं। यानी कि मजबूत करने का तात्पर्य क्या होता है कि सरकार जो जनता होती है किसी भी देश की, या लोकतांत्रिक देश में समय समय पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती है। इससे क्या होता है कि सरकार को हमेशा डर रहता है या दबाव रहता है कि अगर उन्होंने कोई गलत नीति या गलत योजना का निर्माण किया, तो सरकार के खिलाफ आंदोलन या मोर्चा खोला जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि जो लोगों में या देश में अंदर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती है। कि सरकार को डर होता है कि वह योजना किसी भी योजना को बनाने से पहले 10 बार सोचे कि वह लोगों के लिए लाभदायक है या नहीं है। इससे क्या होता है कि देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं। आगे देखते हैं, जब कोई देश लोकतंत्र की राह में आगे बढ़ रहा हो, यानी कि जैसे नेपाल था। नेपाल लोकतंत्र स्थापना करने के लिए आगे अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो क्या हुआ कि और जो अन्य लोग होते और लोग भी मोटिवेट होते हैं। यानी कि जो जो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग मिलकर फिर मोर्चा खोल देते हैं। या अगर किसी देश में राजतंत्र है तो उसमें लोकतंत्र स्थापना करने के लिए, अगर किसी देश में लोकतंत्र धीरे धीरे स्थापित हो रहा है या कुछ मात्रा में हो चुका है, तो उसको पूर्ण रूप से देश में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए भी लोग मोर्चा खोल सकते हैं, आंदोलन चला सकते हैं, या जन संघर्ष या आंदोलन, ये तीनों शब्द एक ही बात है। आंदोलनकारी समूह भी लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि जो आंदोलनकारी होते हैं, लोग जो आंदोलनकारी करने वाले समूह होते हैं, वे भी लोकतंत्र निर्माण करते हैं। यानी कि जो आंदोलन करने वाले लोग होते हैं, वे भी लोगों को लोकतांत्रिक शिक्षा देते हैं। यानी कि वे लोगों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि वे सरकार पर दबाव बनाकर या आंदोलन
आंदोलन चलाकर सरकार से अपनी जो जायज़ बात है या उनकी जो सही माँग है उनको मनवा सकते हैं, यानी कि इससे भी एक लोकतंत्र का निर्माण होता है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखते हैं लोकतंत्र में जनसंघर्ष का समाधान कैसे होता है, यानी कि जो लोकतंत्र होता है उसमें जो जनसंघर्ष आंदोलन चलते हैं उनका समाधान कैसे होता है। तो कई बार तो क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं पहले पॉइंट को, व्यापक लामबंदी। लामबंदी के जरिए समाधान हो सकता है। लामबंदी क्या होती है कि बहुत से लोग इकट्ठा होकर सरकार के विरुद्ध मतलब अपनी मांगों को लेकर एकजुट खड़े हो। वैसे तो ये लामबंदी शब्द सेना के लिए उपयोग होता है कि सेना जब युद्ध में किसी पर अटैक करने के लिए, युद्ध के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका हम प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं कि जब लोग एकजुट होकर सरकार पर दबाव डालें और अपनी मांग मनवाने का प्रयास करें। नंबर 2, कभी-कभी न्यायपालिका द्वारा भी, यानी कि जो न्यायपालिका होती है, मान लो कोई केस है कि एक तरफ तो सरकार है और एक तरफ जो आंदोलनकारी लोग हैं, यानी कि जो आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, उनके पास ये जो केस है वो जाता है मान लो न्यायपालिका में। तो न्यायपालिका जो ये जनसंघर्ष आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, इनके पक्ष में फैसला जाता है, तो इससे भी उनकी जो ये समस्या है, उनका उसका समाधान हो सकता है। या संसदीय संस्थाओं के ज़रिए भी हो सकता है, यानी कि सरकार को एहसास हो जाए कि भई ये कानून गलत है, इसको वापस लेना चाहिए या उसमें कुछ चेंज करना चाहिए या अमेंडमेंट बोलते हैं जिसको हम, या कोई बदलाव करना चाहिए। तो संसद भी उसमें बदलाव करके या संस्थाओं के द्वारा भी जनसंघर्ष जो आंदोलन चल रहे हैं इनके इनके जो समाधान किया जा सकता है या उनके उसको कम किया जा सकता है। इसके और भी कारण हो सकते हैं जो आंदोलन चल रहे हैं उसको समाधान करने के या उसको शांत करने के या खत्म करने के, या कि सरकार उनकी कुछ बातों को मान ले या कुछ बातों को न माने, या जो जायज बात है अगर मान लो कोई, जैसे कि आंदोलन चल रहा है अभी चला था अपने भारत में किसान आंदोलन। ये किसान आंदोलन, मान लो सरकार वो कह रहे थे कि जो एमएसपी है या सरकार ने जो 3 कानून कानून बनाए हैं, उनको वापस ले। तो मान लो सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेके सरकार कहती चलो हम 2 कानून वापस लेते हैं, तो इससे क्या होता कि लोगों में थोड़ा शांत होते, वो समझते हैं कि सरकार ने हमारी बात मानी, कुछ बात मानी, इससे भी सरकार वो जो जो आंदोलन होता है उसका समाधान किया जा सकता है। या सरकार कहे, इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे जैसे कि उस सरकार कहेगी चलो हम आपको 1 साल बाद इस योजना में या कोई कानून में चेंज कर देंगे। तो लोगों को लगता है कि हाँ भी चलो हमारी सरकार बात मान रही है, इससे भी उनको शांत किया जा सकता है या समाधान किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं लामबंदी और संगठन, यानी कि लामबंदी क्या होती है और संगठन क्या होते हैं। लामबंदी तो मैंने अभी आपको पीछे ही बताया कि एकजुट होना या मिलकर कार्य करना और सरकार पर दबाव डालना लामबंदी कहलाता है। लामबंदी शब्द का प्रयोग अधिकतर तो सैनिक क्षेत्र में होता है, यानी कि जब सेना किसी पर अटैक करने के लिए तैयार होती है तो उसको हम लामबंदी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका प्रयोग क्या है कि लोग एकजुट होकर मिलकर कार्य करें और सरकार पर क्या अपने दबाव डालें अपनी बात को मनवाने के लिए, तो उसको हम यहाँ पर लामबंदी बोलते हैं। अब हम देखते हैं संगठन। संगठन क्या होता है? देख संगठन क्या है, वे सामाजिक व्यवस्था जिसका एक लक्ष्य होता है और अपने कार्यों को नियंत्रित करते हैं, यानी कि वह सामाजिक व्यवस्था, वे समाज में कुछ समूह या कुछ इकट्ठे लोग जिनका एक लक्ष्य हो और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने कार्य को नियंत्रित करें। ऐसा नहीं कि उस गुट के या उस समूह के लोग कोई क्या कार्य कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ऐसा नहीं। यानी कि उनको नियंत्रित करें, जो योजना बनाए उनको उनको नियंत्रित करें, जो गुट में लोग शामिल हैं उनको नियंत्रित या उनको कंट्रोल में रखें अपने कार्य करने के लिए। ऐसे संगठन जो नियंत्रित कर सकते हैं उनको हम संगठन कहते हैं। अब ऐसे संगठन विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि सामाजिक संगठन, सैनिक संगठन, आर्थिक संगठन। जैसे कि मान लो, जैसे कि कोई स्कूल है, स्कूल में मान ले जो टीचर है वो टीचर को ये संगठन बना ले, अपनी सरकार से अपनी बात मनवा ले कि सैनिक को ये सरकार पर दबाव डाले कि भाई हमारी कुछ सैलरी बढ़ाओ या हमारी ड्रेस में चेंज करो या कोई भी काम, या बैंकिंग क्षेत्र में, या जो विद्यार्थी होते हैं या कॉलेज के या कोई स्कूल के छात्र वो सरकार पर दबाव डाले कि जो या तो मान लो
या मान लो कोई जो लड़की है, लड़की छात्रा है या लड़के हैं, कोई भी, उन्होंने सरकार एक संगठन बनाया है, एक संगठन बनाया, वे कहें कि हमारे लिए आने जाने की व्यवस्था करो, बस लगवा दो, या ऐसे कोई कोई भी संगठन वाला, हर क्षेत्र में अलग अलग संगठन होते हैं, सैनिक क्षेत्र में, टीचिंग क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, समाज में, वे समाज के कुछ लोग संगठन बना ले कि सरकार से कहे कि भाई हमारे लिए गांव में या हमारे शहर में सड़क की व्यवस्था करो या बिजली की व्यवस्था करो। ये संगठन सब मिलकर कार्य करते हैं, इनका निश्चित लक्ष्य होता है, इसी को हम संगठन बोलते हैं। अब जैसे कि नेपाल, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि जो संगठन संगठन को लोग जो राजनीति में शामिल लोग हैं या राजनीतिक दल ही लोकतंत्र को चलाए, वो सॉरी संगठन को बनाए या चलाए, ऐसा नहीं है। संगठन को कोई भी आम व्यक्ति या कोई जो व्यक्ति राजनीति से संबंध नहीं रखता, वो भी उस आंदोलन को चला सकता है और उसको पूरा कर सकता है। जैसे कि नेपाल जनसंघर्ष में राजनीतिक दल के अलावा भी अनेक संगठन शामिल थे, जैसे कि मजदूर संगठन, शिक्षक, वकील, मानवाधिकार वाले और बच्चे भी शामिल थे। और भी सामाजिक सामाजिक अन्य इकाइयाँ आर्थिक रूप से पिछड़ी थी, वे भी शामिल थी। वो सब चाहते थे कि नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की जा सके। अब हम देखते हैं कि संगठन लोकतंत्र में किस तरह भूमिका निभाते हैं। जो संगठन होते हैं, संगठन लोकतंत्र में दो प्रकार से भूमिका निभाते हैं। जो संगठन होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी और एक अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी। अब राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी का अर्थ क्या होता है कि जो लोग संगठन चलाते हैं, संगठन के हेड होते हैं, संगठन के मेंबर होते हैं, या तो क्या करते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, या फिर क्या होता है कि वो राजनीति में अपनी हिस्सेदारी ऐड कर देते हैं, यानी कि या तो किसी सरकार में शामिल हो जाते हैं, या ऐसा नहीं तो वे क्या होते हैं कि जो ये संगठन होते, संगठन में हजारों लाख लोग शामिल होते हैं, तो क्या करते हैं कि जो प्रत्यक्ष रूप से लोग राजनीति में भागीदारी लेने के लिए अपनी एक पार्टी का निर्माण कर देते हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि वे सरकार में जाकर अपने लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकें, और जो संगठन की मांग या उद्देश्य है उनको राजनीति में आकर पावर में या शक्ति में आने के बाद, क्योंकि जिसकी सरकार होगी वही कार्य कर सकता है, यानी कि सरकार में या अपनी सरकार बनाने के बाद जो संगठन के उद्देश्य है उनको पूरा कर सके। अब हम देखते हैं इस दूसरी अप्रत्यक्ष भागीदारी। अप्रत्यक्ष क्या होती है? अप्रत्यक्ष भागीदारी हित समूह और दबाव समूह होते हैं। यानी कि हित समूह क्या होता है कि वो सरकार में ना तो पार्टी बनाते हैं, सरकार मतलब कि सरकार में नहीं जाते, वे सरकार से उनका कोई लेना देना नहीं होता, वे सिर्फ अपनी उनकी जो मांग है संगठन उनको ही पूरा करने के लिए सरकार हित समूह बनाती है। हित समूह का अर्थ होता है किसी विशेष वर्ग के प्रति, किसी विशेष वर्ग के हित को पूरा करने के लिए जो संगठन होते हैं, कुछ लोगों का समूह होता है, उसको हित समूह कहते हैं। और दबाव समूह क्या होता है? जब ये किसी विशेष वर्ग के हित के लोग को अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, उसी को हम दबाव समूह बोलते हैं। जैसे कि किसान आंदोलन चला, ये एक दबाव समूह आंदोलन था, क्योंकि सरकार को अपनी बात मनवाने, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो रोड जाम किए, रोड पे अपने टेंट वगैरह लगाए, रोड जाम करने से क्या हो कि जनता परेशान होगी, तो सरकार पर दबाव बनाया उनको अपनी बात मनवाने के लिए। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि अप्रत्यक्ष भागीदारी वाले संगठन में कि वे सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए हित समूह बनाते हैं। हित समूह आगे चलकर दबाव समूह बनते हैं। अपनी बात मनवाने के बाद ये हित समूह और दबाव समूह समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो जो ये होते हैं राजनीति प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी, जो संगठन का पहला भाग है, संगठन की भूमिका दो प्रकार है, उनमें से जो पहला भाग प्रत्यक्ष भागीदारी होती है, जो प्रत्यक्ष भागीदारी में क्या होता है कि जो संगठन के लोग होते हैं वो खुद ही सरकार में चले जाते हैं, यानी कि अपनी सरकार या तो किसी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं या किसी पार्टी का निर्माण कर लेते हैं, जिससे कि लोगों की वे अपने लोगों की भागीदारी, वो जो भागीदारी होती है सरकार में, वो खुद सुनिश्चित कर सके और अपने लोगों की मांग है उनको पूरा करने में सहायता कर सके। आगे देखते हैं दबाव समूह और आंदोलन। यानी कि दबाव समूह कब आंदोलन का रूप लेते हैं या कब इनका निर्माण होता है या कब चलते हैं। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब एक हित वर्ग और एक मांग को लेकर लोग एकजुट होते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं, वो तो होता है दबाव समूह। अब ये दबाव समूह एक आंदोलन रूप कब ले लेता है
जब सरकार इनकी बातों को लंबे समय तक नहीं मानती है तो अपनी मांग मनवाने के लिए लंबे समय तक डटे रहते हैं। ये धीरे-धीरे आंदोलन का रूप ले लेती है। जैसे कि सूचना का अधिकार आंदोलन। यह आंदोलन जिसको हम आरटीआई बोलते हैं, आरटीआई जिसको हम राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इसमें अन्ना हजारे जो आज दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन लोगों ने इस इस को जो अधिकार को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये लंबे संघर्ष के बाद, एक आंदोलन चलाने के बाद ये सूचना का अधिकार लोगों को प्राप्त हुआ। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति सरकार के जो योजना चल रही है, या सरकार, या मान लो गाँव में या शहर में या नगर पालिका में जो उसका अध्यक्ष होते हैं, उनके पास कितने पैसे आए और उन्हें कहाँ-कहाँ लगाए, उसकी पूरी जानकारी हम ले सकते हैं आरटीआई लगाने के बाद। इसी प्रकार नर्मदा बचाओ आंदोलन था। नर्मदा बचाओ आंदोलन था कि नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया जा रहा था। वहाँ लोगों ने लंबे समय तक आंदोलन किया। यानी कि लोग एक संगठन बना के एकजुट होके लोगों पर अपना दबाव डाला कि वहाँ से नर्मदा नदी पर किसी प्रकार का कोई बांध मत बनाओ। अगर किसी भी नदी पे बांध बनता है तो उससे क्या होता है कि लाखों हजारों लोगों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है। यानी कि विस्थापन का अर्थ होता है कि वो मान लो इधर रहते हैं तो इधर से छोड़कर उन्हें कहीं और पर जाकर बसना पड़ता है। इसमें लोगों को नुकसान होता है। क्या होता है कि इधर लोग जो कृषि योग्य भूमि थी वो भी खराब नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। इस प्रकार ये नर्मदा बचाओ आंदोलन था। पहले दबाव समूह था, फिर उसके बाद ये लंबे समय तक आंदोलन चला। इसी प्रकार जैसे कि ये अभी किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन भी पहले दबाव समूह बना, फिर उसके बाद लोगों ने वो जो किसानों ने सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चला दिया कि वो उनकी बातों को माने। उसमें अंत में क्या हुआ कि सरकार ने जो तीनों कृषि कानून बिल थे वो वापस लिए और सर सरकार ने उनकी बात मान ली। अब आगे देखते हैं हम कि जो दबाव समूह किस प्रकार के होते हैं। वर्ग विशेष हित समूह और सामान्य जन के हित समूह। अब इसका क्या अर्थ होता है कि वर्ग विशेष हित समूह क्या होता है कि जब किसी वर्ग विशेष के लोग ही आंदोलन करते हैं अपने किसी विशेष हित को पाने के लिए, तो उसको वर्ग विशेष हित समूह बोलते हैं। जैसे कि मान लो जो एक वामसेफ है, वामसेफ एक आंदोलन है या समूह है, संगठन है। ये काफी लंबे समय से चल रहा है और ये आंदोलन किन लोगों के, एस सी का, तो यानी कि वर्ग विशेष के लिए है। या कोई और मान लेते हैं, जैसे कि मान लो किसी बैंकिंग क्षेत्र में बैंक के लोगों ने जो बैंक में जो कर्मचारी है या अधिकारी है, उन्होंने वो जो सरकार पर दबाव डाला या उन्होंने अपने हित की मांग मंगवाने के लिए क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई हमें महीने में हर शनिवार एतवार छुट्टी मिले, या कोई ड्यूटी का टाइम कम करे। तो इस प्रकार के जो किसी विशेष वर्ग के प्रति होते हैं, किसी विशेष समूह के प्रति आंदोलन होते हैं, उसको हम वर्ग विशेष यानी किसी वर्ग विशेष एक पर्टिकुलर वर्ग के प्रति, या उनको हम वर्ग विशेष के आंदोलन बोलते हैं। या कोई और उदाहरण ले सकते हैं, मान लो जैसे कि कोई विशेष समुदाय के प्रति, मान लो जैसे कि अपने भारत में जैन है, जैन की संख्या बहुत मात्रा में, अल्पसंख्यक बहुत ही कम मात्रा में है। तो इन लोगों ने आंदोलन चलाया कि सरकार उनके लिए कुछ विशेष कार्य कर सके, जैसे कि उनकी उनकी जनसंख्या है तो बढ़ सके या वो सुरक्षित रह सके। सरकार ने या उनकी जो नौकरी है या राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो वो क्या करेंगे कि आंदोलन चलाएंगे, तो सरकार उनकी बात को मान के फिर क्या करेगी कि उनकी राजनीति में बराबर भागीदारी देगी, यानी कि उनके कुछ स्थान आरक्षित कर देगी, यानी कि रिजर्वेशन कर देगी। यानी कि ये आंदोलन किसके प्रति, ये एक वर्ग विशेष के प्रति, ये आंदोलन किसके प्रति चला, वर्ग विशेष, यानी कि ये आंदोलन सिर्फ जैन लोगों के लिए। इसी प्रकार बौद्ध समूह है, इसी प्रकार और पारसी धर्म है। यानी कि जो आंदोलन वर्ग विशेष किसी विशेष हित, यानी कि केवल एक वर्ग के प्रति आंदोलन चले, तो उसको हम वर्ग विशेष हित समूह कहते हैं। कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं सामान्य आंदोलन, यानी कि उस आंदोलन से किसी विशेष वर्ग को फायदा न होकर पूरे समूह, पूरे समुदाय, पूरे देश को फायदा होता है। जैसे कि छात्र आंदोलन ऐसा थोड़ी है कि उसमें किसी विशेष वर्ग को फायदा होगा। कि मान लो छात्र आंदोलन चला रहे हैं कि भाई हमें जो
आने जाने में परेशानी होती है, तुम्हारे बस लगवाई जाए। तो ये आंदोलन किसी विशेष वर्ग के प्रति थोड़ी, यानी कि संपूर्ण छात्रों की भलाई के लिए है। इसी प्रकार पर्यावरण आंदोलन है कि भाई सरकार के, यानी कुछ समाज के कुछ लोगों ने या कुछ संस्थाओं ने एक संगठन बनाया और सरकार सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश की कि भाई पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार कुछ कार्य कर सके, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तापमान की जो आज तापमान धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है, तो सर वो चाहते हैं कि सरकार उनके लिए कुछ कार्य करे, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग पर सरकार कुछ करे, जैसे यानी कि जैसे प्रदूषण कम करे। तो ये इस प्रकार के आंदोलन होते हैं, ये वर्ग विशेष के प्रति नहीं, यानी कि जन सामान्य के लिए, यानी सभी लोगों के लिए होते हैं। इसी प्रकार सामाजिक आंदोलन है, या गरीबी के लिए गरीबी के आंदोलन चलते हैं, भाई गरीबी दूर किया जाए। सरकार ऐसी योजना लाए कि जिससे सभी लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर कुछ जो देश की मुख्य सामान्य धारा, यानी कि सभी लोगों में समान रूप से शामिल हो सके। तो इस प्रकार के जो आंदोलन होते हैं वे सामान्य जन के होते हैं, यानी सभी लोगों के लिए होते हैं। और वर्ग विशेष के प्रति आंदोलन होते हैं, वो वर्ग विशेष यानी कि अपनी एक पर्टिकुलर समाज पर्टिकुलर मांग को लेकर आधारित होते हैं। वे जब उनकी मांग पूरी हो जाती है तो इस प्रकार के जो वर्ग विशेष के आंदोलन भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो सामान्य जन के आंदोलन होते हैं या हित होते हैं, वो लंबे समय तक चलते हैं। क्योंकि जैसे कि पर्यावरण का मुद्दा, ये ऐसा तो है नहीं भाई 2 साल में खत्म हो जाएगा या 6 महीने में। इसको सुधारने में 10, 20, 30 लंबे समय लगता है। तो इस प्रकार के जो जन सामान्य आंदोलन होते हैं वो लंबे समय तक भी चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं आंदोलनकारी समूह। आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं? आंदोलनकारी अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर आधारित होते हैं, यानी कि कोई भी आंदोलन चलेगा तो उसका कोई तो रीजन होगा चलने का, कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर उद्देश्य तो होगा। जैसे किसान आंदोलन था, उसका उद्देश्य क्या था कि तीनों कृषि कानून को वापस लेना। इसी प्रकार कोई भी कानून चलता, वो सॉरी आंदोलन चलता है, उसका कोई विशेष उद्देश्य या पर्टिकुलर एम होता है। और उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा तो उसको फिर क्या, वो आंदोलन कैसे होगा? यानी कि मान लो एक आंदोलन है, मान लो इसमें एक 1 लाख लोग हैं, 10 लाख कुछ मान लो। अब 10 लाख हर हर मान लो 10,000 बंदों का कुछ उद्देश्य अलग है, 10 का अलग है, तो आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। तो किसी भी आंदोलन करने को सफल होने के लिए उसमें किसी खास मुद्दे, किसी पर्टिकुलर एम का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अब किसान आंदोलन चला था, इसी प्रकार ऐसे आंदोलन होते हैं, यानी कि जैसे कोई पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा है या कोई समाज से जुड़ा मुद्दा है, वो ऐसे आंदोलन कुछ महीने 2 महीने में तो कंप्लीट होते नहीं, यानी कि जो उनका लक्ष्य होता है 1-2 महीने में प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे आंदोलन, कुछ तो आंदोलन लंबी सीमा अवधि के होते हैं, जैसे कि पर्यावरण का मुद्दा, समाज का मुद्दा, ये आंदोलन होते लंबी प्रक्रिया का, लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन कुछ आंदोलन होते हैं, ये तो हो गया आंदोलन कुछ सीमित अवधि के लिए, कुछ आंदोलन होते लंबी अवधि के लिए। लंबी अवधि वालों को होगा पर्यावरण वगैरह समाज सुधार। कुछ होते हैं छोटी अवधि के लिए, जैसे कि किसान आंदोलन आंदोलन था। ये किसान आंदोलन ये खूब अभी लगभग 1.5 साल चला था। अगर सरकार इनकी बात को नहीं मानती तो क्या होता, खूब उसको 1-2 साल और चल जाता। तो यानी कि ये छोटे अवधि का आंदोलन है। अगर सरकार इनकी बात को जल्दी मान ली तुरंत खत्म हो जाते। अगर बात नहीं भी मानती तो 1 आध साल और चलते इस आंदोलन फिर समाप्त हो जाते हैं। कुछ आंदोलन सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। सार्वभौमिक प्रकृति का अर्थ क्या होता है कि जो भी मैंने आपको बताया कि जन सामान्य के उद्देश्य से, यानी कि इसमें किसी पर्टिकुलर समाज, पर्टिकुलर विशेष वर्ग, विशेष लोगों का लाभ नहीं होता है, यानी कि इसमें सब सार्वभौमिक सार्वभौमिक लाभ होता है, यानी कि पूरे देश के लोगों को। या अगर कोई आंदोलन ऐसा चल रहा है कि पर्यावरण से संबंधित तो सार्वभौमिक का जो लाभ हो गया, यानी कि संपूर्ण देश को या संपूर्ण वर्ल्ड को ही लाभ होगा। क्योंकि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग है, पर्यावरण जैसे मुद्दों पे पेड़ वगैरह ज़्यादा लगाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। तो ऐसे आंदोलन सार्वभौमिक प्रतीक, यानी कि संपूर्ण वर्ल्ड, संपूर्ण देश के लिए लाभकारी होते हैं। अब आगे देखते हैं दबाव समूह किस प्रकार राजनीति पर प्रभाव डालते हैं। यानी जो दबाव समूह होते हैं वो किस प्रकार राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। सरकारी कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं। यानी सरकारी कामकाज क्या होता है कि जो आंदोलनकारी लोग होते हैं उसमें ऐसा तो है नहीं कि जो हमेशा सब गरीब लोग शामिल होंगे, यानी कि उसमें जो शामिल है किसी के पास कोई नौकरी या कोई सरकार में उसका कोई, हाँ, सरकार में कोई भागीदारी नहीं होगी, तो ऐसा तो होगा नहीं। जो आंदोलन चलते अधिकतर क्या होता है कि सरकार की जो कामकाज है, यानी अगर हम ऐसे समझे कि मान लो जैसे किसान आंदोलन मान लो वो चला था, तो उसने सरकारी कामकाज क्या किया, उसको
प्रभावित किया, यानी कि जैसे कि उन्होंने रोड जाम किए। कई बार क्या होता है कि आंदोलनकारी लोग जो रेल लाइन होती है उसको काट देते हैं, या फिर जो सरकारी ऑफिस उनको बंद कर देते हैं, उनको खुलने नहीं देते। तो इस प्रकार जो आंदोलन होते हैं वो राजनीति को प्रभावित करते हैं। नंबर 2, दबाव समूह जनता का समर्थन पाने की कोशिश करते हैं। इसमें इसका अर्थ क्या हुआ कि जो दबाव समूह होते हैं वो जनता का समर्थन पाने की कोशिश करते हैं। इसका इससे क्या होगा कि उनकी जो बातें हैं उस सरकार के पास जल्दी से जल्दी जाएंगी। यानी कि अगर किसी भी आंदोलन को वो जो जनता के समर्थन प्राप्त नहीं होगा तो आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। तो सफल बनाने के लिए उसको जो जनता है, जनता का समर्थन बहुत जरूरी है किसी भी आंदोलन के लिए। फिर इससे एक लाभ और भी होता है, अगर किसी आंदोलन में बहुत ज़्यादा मात्रा में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग समर्थन कर रहे हैं किसी आंदोलन का, तो सरकार दबाव में आती है उनकी बातों को मानने के लिए। और फिर उनको डर भी रहता है, अगर हमने इनकी बातों को नहीं माना तो ये यानी कि दुखी होंगे, यानी कि सरकार से नाराज हो जाएंगे। तो उन लोगों को प्रभावित भी करने के लिए सरकार, यानी कि अगली बार में सरकार बनाने के लिए, सत्ता में रहने के लिए भी सरकार उनकी बात को मान जाती है। यानी कि सरकार को प्रभावित करने के लिए, वही बात हो यहाँ पर होगी, सरकार प्रभावित करने के लिए, यानी कि सरकार को प्रभावित करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा होके, कि भाई सरकार को डर होता है कि अगर हमने उनको बात नहीं मानी तो हमारी सरकार नहीं बन पाएगी। चुनाव लड़ते हैं, क्या होता है कि दबाव समूह में जो कुछ लोग होते हैं वो आन, किसी भी आंदोलन, कोई भी आंदोलन चलता है तो उसका कोई ना कोई हेड, उसको चलाने वाला नेतृत्व करता कोई ना कोई तो होता ही है। जो वो होता है उसके पास लाखों करोड़ों संख्या में जो जन समर्थन तो होता ही है, यानी कि जो लोग उसका समर्थन तो करते ही हैं। वो क्या होता है फिर वो चुनाव, ऐसे लोग चुनाव भी लड़ने लगते हैं, यानी सरकार में अपनी भागीदारी भी प्राप्त करने की कोशिश करने लगते हैं। लोबिस्ट नियुक्त करते हैं, यानी कि लोबिस्ट ये होता है कि किसी क्षेत्र का जानकार व्यक्ति, यानी कि उसको उस क्षेत्र के, मान लो किसान आंदोलन चल रहा था तो इसको मान लो उन्होंने सलाह लेने के लिए किसी लॉबिस्ट को नियुक्त कर लिया, यानी कि जो किसी क्षेत्र या, यानी मान लो कि ये आंदोलन था कानून के प्रति, तो किसी को कानून की अच्छी जानकारी हो, उसका नॉलेज का हो। तो इसी प्रकार मान लो कोई कोई अन्य, मान लो कोई समाज से जुड़ा आंदोलन है, तो सामाजिक क्षेत्र में उसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, यानी कुछ उसको ज्ञान हो, तो ऐसे लोगों को लॉबिस्ट बोलते हैं। यानी कि जो अच्छी शिक्षा वाले, उस किसी क्षेत्र, पर्टिकुलर क्षेत्र में उनको अच्छा ज्ञान होता है, उनको नियुक्त कर लेते हैं। और इसी दबाव समूह या आंदोलनकारी लोग ऐसे लोगों से सलाह लेते रहते हैं, और सलाह लेकर आगे क्या करना है और अगला कदम क्या होगा, इस प्रकार के कार्य करके सरकार पर अपना दबाव डालते हैं। और देखते हैं कुछ समूह राजनीतिक दलों द्वारा भी बनाए जाते हैं, यानी कि कुछ दबाव समूह जैसे कि छात्र संगठन है, वो कुछ राजनीतिक दलों के जो समूह होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कोई जो छात्र संगठन बन गया, वो छात्र तो कब तक उस संगठन को चालू रखेंगे, बनाए रखेंगे, उन पास इतना पैसा आएगा कहाँ से उस आंदोलन चलाने के लिए, संगठन चलाने के लिए। तो उसमें कुछ राजनीतिक लोग भी शामिल हो जाते हैं उनकी उनकी छात्रों की बात को मनवाने के लिए। उससे क्या होता है कि जो जो राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक व्यक्ति जो राजनीतिक क्षेत्र में है, वो उसका समर्थन कर रहा है या उनकी सपोर्ट कर रहा है, तो उससे क्या होता है, जो छात्र होते हैं वो उससे भी उस राजनीतिक दल या उस पर्टिकुलर व्यक्ति से भी प्रभावित होते हैं। इससे क्या होता है कि सरकार या उस राजनीतिक दल का भी वोट बैंक बढ़ता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं। यानी कि कहना चाह रहा है कि जो दबाव समूह, जो हम लोग प्रेशर ग्रुप बनाते हैं या कोई संगठन बनाते हैं लोग, क्या उसका हमेशा नकारात्मक प्रभाव होता है, सकारात्मक प्रभाव होता है। तो ऐसा बात नहीं है कि शुरू में तो हमको लगता है कि किसी भी आंदोलन के नकारात्मक प्रभाव होते हैं, यानी कि वो अपनी बात को मनवाने के लिए सर कभी तो बस रोड जाम करते हैं, कभी रेल लाइन पाड़ते हैं, तो वो शुरू में लगता है कि आंदोलन नकारात्मक है। लेकिन धीरे धीरे आंदोलन के जो सही रूप सामने आने लगते हैं, फिर वो आंदोलन धीरे धीरे सकारात्मक रूप लेने लगता है। तो देखते हैं सकारात्मक प्रभाव की सकारात्मक सकारात्मक प्रभाव क्या क्या होते हैं। सरकारी गलत नीतियों का विरोध करता है, यानी कि कोई भी आंदोलन जब चलता है, जब सरकार गलत नीति, गलत योजना बना रही है या किसी विशेष वर्ग के प्रति भेदभाव कार्य कर रही है, तो ये आंदोलन इन बातों को ध्यान रखते हैं कि सरकार कोई गलत कार्य नहीं कर सके। सरकार को अपनी मांगों के सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराते हैं।
अब अवगत का मतलब है कि सरकार को बताते हैं कि लोगों की क्या मांग, लोग क्या चाहते हैं सरकार से। अब ऐसा तो नहीं सरकार को, मान लो सरकार, लोग कोई आंदोलन या कोई संगठन या सरकार से कोई मांग नहीं करेंगे, सरकार को कैसे पता चलेगा कि लोग क्या चाहते हैं। तो जो ये आंदोलन चलते हैं वो सरकार तक अपनी बात भी पहुंचाते हैं कि उनकी क्या मांग है, तो वे सरकार से क्या चाहते हैं, जिससे सरकार उनके लिए कोई कार्य कर सके। नंबर 3 देखते हैं, वर्ग विशेष हित समूह भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और वे बताते हैं कि उन पर अत्याचार हो रहे हैं तथा सर ऐसे तथा सरकार ऐसे वर्गों के लिए विशेष प्रावधान या कानून बना सकती है, नियम बना सकती है। इसका अर्थ क्या है कि वर्ग विशेष हितों के समूह, यानी कि किसी वर्ग विशेष के प्रति कोई दूसरा वर्ग या दूसरा समुदाय उस पर शोषण कर रहा है या उस पर अत्याचार कर रहा है, तो ऐसे में भी ये जो जिस वर्ग के साथ शोषण हो रहा है वो आंदोलन या संगठन बनाकर सरकार से अपनी बात कह सकता है कि ये जो दूसरा वर्ग या कोई अन्य संगठन पर अत्याचार कर रहा है। तो ऐसे जो विशेष जो जिस पर दबाव अत्याचार दबाव किया जा रहा है, तो सरकार उन लोगों को बचाने के लिए या उनका पक्ष रखने के लिए सरकार कोई विशेष कानून या विशेष प्रावधान बना सकती है, जिससे कि वे अपने विकास में जिससे कि अपने विकास कर सके या अपने आजीविका कमा सके या अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जैसे कि जैसे कि अपने भारत में देख लो, जो भारत में SC ST है, SC ST के लोग हैं, इन ये ये लोग ज़्यादातर गरीब है या पढ़े लिखे भी कम है। तो इनका कारण क्या है, इनके पास कोई विशेष सुविधा नहीं है, यानी कि ना तो कमाई के उनके पास साधन है, बहुत से के पास खेती करने की जमीन नहीं है, यानी कि ये लोग इस कारण बिछड़े हुए हैं। तो सर और जो दूसरा वर्ग जिसको हम जनरल बोलते हैं, यानी कि इसमें जो ब्राह्मण क्षेत्रीय समुदाय आते हैं, तो ये लोग SC ST लोगों का शोषण करते हैं। तो इन्होंने सरकार ने क्या किया, SC ST के लोगों को शोषण बचाने के लिए इनके लिए विशेष प्रावधान किए हुए, यानी कि इनको आरक्षण व्यवस्था की गई है, यानी कि स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। थैंक यू।